तो हेलो गाइस, आज से हम लोग डीमन हंटर सीजन 3 को शुरू करने वाले हैं। इसका सीजन 1 और सीजन 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट इशू की वजह से वो पहले ही डिलीट हो चुका है, मगर मैं इसे बहुत जल्द दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा और उनकी एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि कॉपीराइट इशू की वजह से अगर ये एपिसोड यूट्यूब से डिलीट हो जाता है तो ये आप लोगों को फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। अगर वहां से भी डिलीट हो जाता है तो फिर हम लोग कोई और प्लेटफॉर्म देखकर इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीजन 3 को। तो सीजन 3 की शुरुआत बिल्कुल वहीं से ही होती है जहां पर सीजन 2 एंड हुआ था, जहां पर मेंग चुआन वो अपनी आंट्स और अपने फादर को अलविदा कहकर वहां से जा रहा होता है और उसके साथ एक डोंकी भी होता है, मगर वहां से अचानक से कहानी पीछे पलटती है और सब कुछ रिवर्स होने लगता है। हमें दोबारा से टोंगफू रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए और खाने का इंतजार कर रहे थे। तो मेंग चुआन उन लोगों से कह रहा होता है कि जल्दी से खाना लेकर आओ, भूख से तो मेरी जान जा रही है। इतने में उसका फादर खाना लेकर आता है और वो लाकर उन लोगों के सामने रख देता है, जिस पर वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये किस तरह का खाना है। तो मेंग चुआन का फादर कहता है कि ये अब तक की सबसे हार्डेस्ट डिश होगी। ये कहने के बाद वो मास्टर लिउ यीबाई की तरफ भी देखकर कुछ इशारा करता है। वो लोग कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे थे, मगर जैसे ही वो लोग उस ट्रे के ऊपर मौजूद उस ढक्कन को हटाते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि वहां पर तो खाना है ही नहीं। ये देखकर वो लोग हैरान हो गए थे कि वहां पर एक रेड पेपर पड़ा हुआ था जो कि असल में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसे देखकर वो लोग हिल से गए थे और यान वुई कहता है क्या ये मेंग चुआन का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। मगर मेंग चुआन खुद भी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि आखिर इतना बड़ा फैसला हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। आप दोनों ने ये बात मुझसे हमेशा छुपा कर रखी थी और इतने टाइम से आप लोग एक्टिंग कर रहे थे। तो डाजियांग कहता है कि अब सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर हम लोग ये फैसला कर ही लेते हैं। मगर मेंग चुआन कहता है कि नहीं, जूली यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए ये फैसला नहीं हो सकता। जिस पर मास्टर लिउ यीबाई कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, उसने अपना डिसीजन ले लिया है और इस पेपर पे इसके साइन पहले से ही मौजूद हैं। वो माउंटेन से नीचे नहीं आ सकती, इसलिए उसने सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके मुझे भेज दिया है। अगर तुम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते तो मुझे बता दो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अभी लेकर जाता हूँ। ये कहने के साथ वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट खींचने लगता है तो मेंग चुआन कहता है कि आपको किसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से उस पेपर के ऊपर साइन कर लेता है, जिसके बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ कब शुरू हुआ था। आंट शेन कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी लव स्टोरी कब शुरू हुई है। और फिर आंट 13 कहती है क्या तुम लोग कुछ दिन पहले ही एक दूसरे से मिले हो। मगर यान वुई कहता है कि तुम लोग जरूर डीमन स्लैंग कंपटीशन में ही एक दूसरे से पहली बार मिले होगे और वहीं पे ही तुम्हें उससे प्यार हुआ होगा। मगर मेंग चुआन उन लोगों से कहता है कि नहीं, तुम सब लोग गलत कह रहे हो, ये सब कुछ उससे भी पहले हुआ था। और फिर हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जब मेंग चुआन ने अपने डिवाइन लॉर्ड सिस्टम को अचीव नहीं किया था। ये कहानी उससे भी पहले की है। उसे बहुत पहले ही ये बात पता चल गई थी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर दो अलग तरह के कल्टीवेशन सिस्टम्स होते हैं, जिनमें ब्लड कल्टीवेशन सिस्टम सबसे हाईएस्ट रैंकिंग की कल्टीवेशन होती है और ब्लड कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर भी न जाने कितने किस्म के ब्लड कल्टीवेशन मौजूद है। और इन सभी ब्लड कल्टीवेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट और सुप्रीम लेवल की ब्लड कल्टीवेशन है वो ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड लाइन कल्टीवेशन है। और जहां तक बात ड्रैगन कल्टीवेशन की है तो वो फ्यूजन के जरिए अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करते हैं। ये फ्यूजन हमेशा एनिमल्स से शुरू होता है, जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जब ड्रैगन्स उनके साथ अपना फ्यूजन करते हैं और अपने आप को लेवल अप करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वो अपनी ट्रू ड्रैगन लाइनेज यानी कि 9 फ्यूजन ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बन जाते हैं। मगर जहां तक बात फिनिक्स ब्लड लाइन की है तो ये फिनिक्स ब्लड लाइन हजारों सालों से अपीयर नहीं हुई, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बातें कही जाती हैं। और ये बातें बहुत ही मशहूर हैं। कहा जाता है कि जब इस दुनिया में डिजास्टर आएगा तो उस वक्त फिनिक्स ब्लड लाइन अपीयर होगी और ये फिनिक्स ब्लड लाइन अज़ूरा ड्रैगन के साथ मिलकर अपने आप को हेवन में असेंड करेगी और हर एक क्लाउड को पूरी तरह से जलाकर राख कर देगी। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें एक कैंडी वाले को दिखाया जाता है जो कि एक फिनिक्स कैंडी बनाकर जूली को बेच रहा होता है, मगर वो उसकी प्राइस कुछ ज्यादा ही मांगता है, जिस पर जूली काफी ज्यादा गुस्सा होती है। मगर वो वॉरियर कहता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानती, ये एक ट्रू आर्ट है और इसके लिए मैं ज्यादा चार्ज करूंगा। भले ही ये कैंडी छोटी है मगर इसमें मैंने जो अपने क्राफ्टिंग स्किल्स शामिल किए हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मगर
जूली कहती है कि तुम यहाँ बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूट रहे हो, मगर वो सेलर कहता है कि तुम यहाँ खड़े होकर शोर मत मचाओ, अगर तुम्हें इस तरह की कैंडी कहीं भी दिखाई दे तो मैं ये तुम्हें फ्री में दे दूंगा, और अगर तुम्हें ये कहीं भी ना मिले तो फिर तुम्हें ये 80 सेंट्स में ही खरीदनी पड़ेगी। वहां मौजूद एक बच्चा वो उस कैंडी को देखता है तो वो कहता है कि ये बहुत ही छोटी और बिल्कुल बेकार कैंडी है, मुझे इससे भी बड़ी चाहिए। ये देखने के बाद जूली को गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम अपनी ड्राइंग स्किल्स के बहाने में लोगों को बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो। इतने में फिर मैंग चुआन भी वहां पर आ पहुंचता है और वो कहता है कि कौन ड्राइंग स्किल्स शो कर रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जब मैंग चुआन वहां पर आ जाता है तो वो फौरन से अपने ड्राइंग स्किल्स शो करने के लिए वहां पर कैंडी बनाना शुरू कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि मैंग चुआन जो कि बचपन से ही ड्राइंग्स बनाने में एक्सपर्ट था, वो बहुत ही आसानी से वहां पर उस कैंडी के साथ एक ड्राइंग बनाता है जो कि एक टाइगर की ड्राइंग होती है, और वो बिल्कुल रियलिस्टिक ड्राइंग बनाता है। और वो कैंडी जब उस बच्चे को दी जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये टाइगर बिल्कुल असली लग रहा है, खास तौर पर इसकी आंखें तो शानदार हैं। ये देखकर वो सेलर बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा हुआ होता है और जूली उससे वो कैंडी लेकर वहां से चली जाती है, और मैंग चुआन जाते जाते उसे एक सिक्का पकड़ा देता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंगनिंग मेंशन के स्पेयरिंग ग्राउंड में दो भाई आपस में लड़ाई करने वाले थे। उनमें से पहले का नाम बाइगवान था और वो अपने सीनियर ब्रदर वूकी के साथ फाइट करना चाहता था, और वो वहां वूकी से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, आज मैं इस फाइट में अगर आपको हरा देता हूं तो फिर आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, कोई भी मुझे लेजी या फिर जूनियर नहीं कहेगा और मैं सब लोगों की आंखों का तारा बन जाऊंगा। ये सुनकर वूकी कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे अंदर इस तरह के भी शौक है। मगर बाइगवान कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें हरा कर सीनियर ब्रदर बन जाता हूँ तो फिर सिस्टर किन वो यकीनन मुझ में इंटरेस्ट लेगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, अगले ही लम्हे वो एक जगह जोर से आकर गिरता है और वहीं पे ही ढेर हो जाता है, और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बस 6-7 अटैक्स में ही ढेर हो गया, अगर ब्रदर वूकी ने एक और अटैक किया होता तो ये तो मर ही जाता। मगर वहीं पे ही हमें फिर दिखाया जाता है कि सारे लोग एक जगह जमा होते हैं और वहां पे मौजूद एक मास्टर उन लोगों को उनके मिशन के बारे में बता रहा होता है, और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को अब अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाना होगा जो कि इन विलेजेस में छुपे हुए हैं और बार बार आकर हमला करते हैं। हमें फौरन से उन विलेजेस में जाकर न सिर्फ उन विलेजेस को क्लियर करना है बल्कि उनके आसपास के एरिया तक को भी क्लियर करना है। उन लोगों को अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम लोग ये मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी पिल्स दी जाएंगी, और नेक्स्ट ईयर डीमन स्लेइंग कंपटीशन के लिए भी तुम लोगों को बहुत ही अच्छा चांस मिल सकता है। मगर वहां पे मौजूद कुछ लोग अभी भी मे युआनजी की बात कर रहे होते हैं कि मे युआनजी ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को अचीव कर लिया है, और सब लोग युयांग पैलेस में उसे देखने के लिए जा रहे हैं। मेंग चुआन के हाथ में एक स्केच होता है जो कि उसके मिशन के लिए उसे दिया गया था, मगर वहां पे एक लड़का कहता है कि लगता है तुम दोनों बहन भाई फिर से इकट्ठे एक टीम में हो गए हो। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा सा शर्माते हैं कि क्या बहन भाई। ऐसी बातें सुनने की वजह से वो लोग अब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगे थे और वहां से जाते हुए एक दूसरे से ना कुछ बात कर रहे थे ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और लोग बस उनके लिए बातें बना रहे थे कि शायद ये लोग बहन भाई है। तो वहां पे खड़ा हुआ कोई कहता था शायद ये लोग कोई कपल है, शायद इनके बीच में कोई एंगेजमेंट हुई है। इसी तरह लोग तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं और वो लोग सब लोगों को इग्नोर करते हुए बस आगे की तरफ जाते जा रहे थे। वो दोनों ही दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद तो करते थे, मगर उन लोगों ने अभी तक एक दूसरे को इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, ना ही कभी एक दूसरे को ऐसा रियलाइज कराया था कि उनके लिए दिल में क्या फीलिंग्स हैं। वो लोग बस दुनिया की नजरों में बहन भाई की तरह ही रिएक्ट किया करते थे। अगले सीन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि वाइन पीकर नशे में धुत हो चुके होते हैं, और जैसे वो लोग आते हैं तो अचानक से आकर मेंग चुआन से टकराते हैं और वो लोग दोबारा से नशे में बड़बड़ाना शुरू करते हैं, तो उन्हें वहीं पे ही ढेर कर दिया जाता है। और फिर हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है। ये वही शख्स था जिसका स्केच मेंग चुआन के पास था। वो अपने जूनियर्स को बता रहा होता है कि अब डोंगनिंग मेंशन में 3 जीनियस आ चुके हैं जिन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। पहला नंबर पे मे युआनजी है जो कि युयांग पैलेस का सबसे पहला जीनियस है, और दूसरे नंबर पे आता है सीनियर वूकी। उसे तो छूने की गलती भी मत करना वरना
वरना वो सीधा जमीन में गाड़ देता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो मैंग फैमिली से बिलोंग करता है। उसका नाम लेते हुए उस बंदे की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो उसका नाम लेते हुए इतना डर रहा होता है कि जैसे वो किसी गॉड का नाम ले रहा हो। बड़ी ही मुश्किल से वो उसके नाम को ले पाता है, जिसके बाद वहां पे मौजूद एक बंदा कहता है कि मैंगचुआन वो कौन है भला और इससे डरने की इतनी क्या जरूरत है। वहां पर मैंगचुआन उन लोगों के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ होता है। वो बंदा मैंगचुआन के बारे में कह रहा था कि मैंगचुआन सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो अपने मुंह से ही ऐसी बातें बोलता है कि वो लोगों को बातों से ही मार डालता है। उससे बड़ा मुंह फट तुम लोगों ने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। अगर तुम लोगों का कभी भी उसके साथ सामना हो तो फौरन से वहां से निकल जाना, वरना मैंग फैमिली न सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरी तुम्हारी फैमिली को इसके लिए नुकसान पहुंचाएगी। ये कहने के बाद वो वहां पे जूली को देखता है तो वो कहता है कि तुम कौन हो। उसे वहां पे देखकर बाकी लोग भी डर गए थे कि ये यहाँ पे कब आई। और इतने में मैंगचुआन उस बंदे से कहता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, चलो अब आगे कंटिन्यू भी तो करो ना, तुम चुप क्यों हो गए हो। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड से जैसे उसे मारता है तो वो बंदा उसे ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के साथ बाकी वॉरियर्स जूली की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जूली के पास एरोज होते हैं और वो अपने एरो सीधा उनकी तरफ शूट करती है, जिससे वो एक एक करके उन लोगों को मारती जाती है और एक बंदा जख्मी हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये लोग डाकू है, हमें लूटने के लिए आए हैं। ये सुनकर जूली कहती है कितनी शर्म की बात है, तुम लोग हमें इतना बड़ा इल्जाम दे रहे हो। मगर वो बंदा भागते हुए जाता है। वहां पे मौजूद कुछ पिंजरों के अंदर मॉन्स्टर्स बंद होते हैं और वो उन मॉन्स्टर को जाकर खोल देता है तो वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स फौरन से जूली और मैंगचुआन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंगचुआन और जूली यहाँ पे अपने अपने अपोनेंट्स को पहले ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी है। तो वो लोग फौरन से उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैंगचुआन अपनी सोर्ड निकाल कर कहता है कि सोचा नहीं था कि इन लोगों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को अपना पेट बना रखा होगा। वो अपनी सोर्ड के साथ एक एक स्लैश अटैक में उन मॉन्स्टर्स को निपटा देता है और फिर जो बाकी बचे होते हैं जूली उन पर अपने एरोज से अटैक करती है। वो एरोज एक एक करके सब लोगों को निपटाते जा रहे होते हैं और फिर मैंगचुआन वही एरो वापस लाकर जूली को देता है और फिर उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए जूली से कहता है कि एक मर्तबा अपनी सीक्रेट टेक्निक को अचीव कर लो, उसके बाद मैं यून फैमिली से अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लूंगा। ये सुनकर जूली कहती है कि क्या तुम शादी नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? तो मैंगचुआन कहता है कि मेरे लिए कल्टीवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे शादी करके अपने पैरों में जंजीर नहीं बांधनी। तो जूली भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें इसके लिए सपोर्ट करूंगी, पहले तो कल्टीवेशन ही होनी चाहिए। और मैंने तुम्हें एक बात तो बताई भी नहीं कि मैं अब ये टाउन छोड़कर कहीं जा रही हूँ। ये बात मैंगचुआन को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। वो फौरन से उस बंदे को किक मारकर दूर उछाल फेंकता है और कहता है कि आखिर तुम क्यों कर रही हो ऐसा, तुम मैंग फैमिली में जितना टाइम रहना चाहो तुम रह सकती हो। क्या तुम्हें फिर से अंकल ने रात को गाना गाकर तंग किया है? तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैंग फैमिली का सेकंड अंकल वो रात भर इतना बेसुरा गाना गाता है कि जूली को सर में दर्द हो जाता है और वो कोई भारी चीज उठाकर उसके सर पे मारती है। अगर फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद जूली कहती है कि मुझे अब डोंगनिंग मेंशन को छोड़कर कहीं दूर जाना है, ये जगह मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये सुनते ही मैंगचुआन उस वॉरियर को मुंह से पकड़कर जमीन पे दे मारता है। क्या तुम्हें किसी ने फिर से गुस्सा दिलाया है? मैंग रेजिडेंस वो तुम्हारा भी है, तुम जितना दिल चाहे वहां पे रह सकती हो। मगर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जूली को कुछ अजीब तरह की चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिस पर वो थोड़ा सा वीकनेस फील करती है। उसके फ्लैशबैक से उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी और मैंगचुआन कहता है तुम इतना अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रही हो। और वहां पे मौजूद वो वॉरियर दोबारा से उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर जूली वो मैंगचुआन से कहती है तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। ये कहने के साथ वो जैसे ही ऊपर जाकर एरो रिलीज करने लगती है तो फिर से उसे वही फ्लैशबैक आता है, जिसके बाद उसके सर में दर्द होने लगता है और वो वॉरियर में जूली को मारने के लिए जैसे उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो अचानक जूली की बॉडी से बहुत ज्यादा फायर एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि वो उस वॉरियर को भी जलाना शुरू कर देती है और आसपास की हर एक चीज पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। ये देखकर मैंगचुआन भी हैरान हो गया था, क्योंकि ये फायर पावर कोई नॉर्मल फायर पावर नहीं बल्कि फिनिक्स फायर पावर थी। और जूली जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है तो उसे चक्कर आने लगे थे, मगर उसके बावजूद भी वो जब सामने की तरफ देखती है तो एक
एक घर से उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है, मगर मेंग चुआन फौरन से उसके पास पहुंचता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जिसके बाद जूली कहती है कि जब भी मैं अपनी ट्रू एनर्जी यूज करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर जो कि जूली को मारना चाहता था, अब वो उसकी पावर देखने के बाद वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। और यहाँ पर मेंग चुआन कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम डोंगनिंग मेंशन छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। मगर जूली कहती है वो बंदा तो भाग गया। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उसका पीछा करते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जब जंगल में जाता है तो वहां पर कोई शख्स उसे बांधकर एक जगह लटका देता है। और मेंग चुआन और जूली जब वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी मास्क मैन ने पहले ही उस वॉरियर को ठिकाने लगा दिया है। ये देखने के बाद वो मास्क मैन मेंग चुआन को इशारा करता है अपने पीछे आने के लिए, तो मेंग चुआन फौरन उसके पीछे चला जाता है, जिस पर जूली उसे रोकती है, मगर मेंग चुआन नहीं रुकता। ये देखकर जूली कहती है पता नहीं इस बेवकूफ की आंखों को क्या हुआ है, ये देख भी नहीं पा रहा कि वो कौन है। मगर उन लोगों के जाने के बाद अचानक से वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते इतने सारे बादल आ गए थे और बिजली कड़कने लगती है, जिस पर जूली भी काफी सरप्राइज थी। और इतने में हमें वहां पर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो ड्रैगन फौरन से नीचे आता है, तो हम लोग उस ड्रैगन के साथ एक और वॉरियर को देखते हैं जो कि ड्रैगन क्लान का एक वॉरियर होता है। और कुछ देर के बाद वहां पे हमें वही कैंडी वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि कैंडी बेच रहा था। वो आते साथ ही उस ड्रैगन क्लान के मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैंने पता लगा लिया है, ये लड़की वही है। और हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा असल में उन लोगों को कैंडी बनाने के बहाने चेक कर रहा था कि क्या ये लोग वाकई में ट्रू ब्लड लाइन वाले वॉरियर हैं, इसलिए उस बंदे ने उस कैंडी के अंदर कोई चीज भी मिला दी थी। और ये बात वो अपने मास्टर को बताता है कि मैंने उस कैंडी के अंदर जो चीज मिलाई है वो बहुत जल्द उसकी ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर देगी। ये कहने के साथ वो लकड़ी का एक जला हुआ टुकड़ा भी उसके सामने ले आता है। तो वो ड्रैगन मास्टर जब उसे सूंघता है तो वो कहता है कि ये वाकई में ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन है। लगता है कि अब वो लड़की ज्यादा देर तक अपनी ट्रू पावर को होल्ड बैक नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन को, वो उसी मास्क मैन का पीछा करते करते जंगल में एक जगह आकर उसके साथ सोर्ड फाइट करता है। दोनों के सोर्ड स्किल्स काफी लाजवाब होते हैं, मगर उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे। वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि मास्टर लियू यीबाई होता है, जो कि मास्क मैन बनकर मेंग चुआन का टेस्ट ले रहा था। वो उसके साथ सोर्ड स्किल्स के साथ फाइट करता है और उसे टेस्ट करता है कि क्या वो वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो जूली को प्रोटेक्ट कर सके। मेंग चुआन मास्टर के सिखाए हुए सारे स्किल्स को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखता है और हर एक अटैक को आराम से काउंटर करता है और पलटवार भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा होता है, जिस पर मास्टर लियू यीबाई वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है और वो उस लड़ाई को वहीं पे ही रोक देता है। जिसके बाद वो मेंग चुआन से कहता है कि तुमसे अलग हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर तुमने अपनी स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा लिया है। तो मेंग चुआन कहता है कि आपको भी लगता है ना कि मैं काफी इंप्रूव कर चुका हूँ। तो मास्टर लियू यीबाई कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं हुई है, मगर तुम्हारी स्ट्रेंथ वो काफी लाजवाब है। वैसे मैं तुम्हें कुछ और बताने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। मैं जूली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो मेंग चुआन को एक धचका सा देता है और यहाँ पे हमें जूली को दिखाया जाता है। वो कहती है कि वो दोनों बेवकूफ इतना तेजी से भागते हुए पता नहीं कहाँ चले गए। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से फिर से उसे वही फ्लैशबैक आने लगता है और अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही लड़खड़ाने लगती है और उसकी बॉडी से फिर बहुत ज्यादा फिनिक्स पावर रिलीज होती है। तो वो बहुत ही ऊपर तक चली जाती है और मेंग चुआन और मास्टर लियू यीबाई दूर से ही ये सब कुछ देखते हैं। तो वो फौरन से समझ जाते हैं कि जूली खतरे में है। वो लोग उसकी तरफ जैसे ही जाते हैं तो वो वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि जूली तो यहाँ पर है ही नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन मास्टर जूली को अपने साथ लेकर जा रहा था। जूली यहाँ पर एक फिनिक्स एग में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और वो मास्टर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मुझे मिली हो। भले ही तुम एक एग शेल में हो, मगर उसके बावजूद भी तुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये कहने के बाद वो अपना हाथ उसे जैसे ही छूने की कोशिश करता है तो वो एग थोड़ा सा पीछे की तरफ सरक जाता है, जिस पर वो ड्रैगन मास्टर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि तुम शर्मा रही हो, मगर बेफिक्र हो जाओ, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है और जब हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने ट्रू फॉर्म में मेरे सामने आ सकती हो। उस बंदे की बातें सुनने के बाद यहाँ पर मेंग चुआन वो मास्टर लियू यीबाई से कहता है, क्या आपने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी? आपने अपनी बेटी को बेच दिया है। मगर मास्टर लियू यीबाई कहता है कि तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो मेंग चुआन कहता
है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, आखिर जूली वो एक एग में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई। तो मास्टर लियू यीबाई कहता है ये कहानी काफी लंबी है, बाद में सुनाऊंगा, पहले जरा इन लोगों को सबक सिखाते हैं। इतना कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन कैरेज कैरियर्स में से एक वॉरियर के ऊपर अचानक से एक कौवा आकर अपना पेट हल्का कर देता है, जिस पर वो बंदा उस कौवे को हटाने की कोशिश करता है, मगर देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो कि चारों तरफ फैल जाते हैं। ये देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये कौवे नहीं है बल्कि कोई है जो कि उन लोगों पर हमला करना चाहता है। वो सारे के सारे फौरन से उन कैरेज को नीचे रख देते हैं। इतने में मेंग जुआन वो उस अंडे को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो ड्रैगन क्लैन के दो वॉरियर फौरन से उसका रास्ता रोकते हैं और उसे वहां से पीछे धकेल देते हैं। और मास्टर लियू यीबाई वो भी वहां पे मौजूद होता है और दूसरी तरफ वहां पे मौजूद सारे ही वॉरियर्स लड़ने के लिए अपनी फॉर्मेशन बनाना शुरू करते हैं, मगर ड्रैगन क्लैन का मास्टर कहता है कि रुक जाओ, आज की रात बहुत ही खूबसूरत रात है और मैं अपनी शादी की रात को इतना खराब नहीं करना चाहता। ये कुछ गरीब लोग हैं, इन लोगों ने मेरी शादी के दिन मुझे बीच रास्ते में इसीलिए रोका है ताकि ये लोग कुछ पैसे ले सके, इसीलिए इन्हें कुछ पैसे देकर यहाँ से चलता करो। आज के दिन मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगा, मैं दिल खोलकर खर्चा करूंगा। ये कहने के बाद वो वॉरियर कुछ पैसे लाकर मेंग जुआन के सामने दिखाता है और कहता है कि ये पैसे लो और दफा हो जाओ। ये सुनते ही मेंग जुआन उसे जमीन पे गाड़ते ही एक जोरदार किक मारकर उठाकर दूर फेंक देता है और वहां मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे फिर मेंग जुआन के ऊपर टूट पड़ते हैं, मगर मेंग जुआन वो स्वॉर्ड स्किल्स में बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर्स तक को नहीं छोड़ता। मगर ये वॉरियर्स तो बिल्कुल लो लेवल के वॉरियर्स थे, वो इन लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। वो सब लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक साथ ही उसकी तरफ थ्रो करते हैं तो मेंग जुआन उन्हें आराम से ब्लॉक करता है और एक स्वॉर्ड तो बिल्कुल उसके पास से होकर गुजरती है, मगर फिर भी मेंग जुआन उनसे डरने वाला नहीं था। अचानक मेंग जुआन को दिखाई देता है कि जब उसने स्वॉर्ड्स को होल्ड किया है तो पीछे से दो स्वॉर्ड्स और आ रही है। ये देखते ही मास्टर लियू यीबाई उन स्वॉर्ड्स को रोकने के लिए रास्ते में आ जाता है और मेंग जुआन से कहता है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि हमें जूली को वहां से रिकवर करना है, मैं इन लोगों को हैंडल करता हूं, तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये कहने के बाद मास्टर लियू यीबाई अकेले ही अपने नाइफ स्किल्स के साथ उन लोगों को चुन चुन कर मारता है और इतनी फास्ट स्पीड के साथ अटैक करता है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता और मास्टर लियू यीबाई अपना काम कर देता है। जैसे ही यहाँ पर मेंग जुआन वो उस अंडे को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां पर अचानक से एक और पावरफुल एल्डर की एंट्री होती है। वो वहां पर आते साथ ही एक स्पिरिचुअल ड्रैगन रिलीज करते ही मेंग जुआन को बहुत ही जोर से हिट करता है और काफी पीछे हटा देता है। और इससे पहले कि वो ड्रैगन मास्टर दोबारा से मेंग जुआन पर कोई हमला कर पाता, मास्टर लियू यीबाई बीच में आता है और वो उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, मगर मास्टर लियू यीबाई भी उसके मुकाबले का नहीं होता। जिसके बाद वो ड्रैगन मास्टर लियू यीबाई पर अपना पाल्म अटैक करते ही अपनी ड्रैगन एनर्जी इतनी ताकत के साथ रिलीज करता है कि वो उससे मास्टर लियू यीबाई को भी पीछे धकेल देता है। ये देखकर मास्टर लियू मेंग जुआन से कहता है कि ये ड्रैगन मास्टर अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ड्रैगन ब्लड रियलम में मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा ताकतवर है। यूं समझ लो कि इसका ये कल्टीवेशन लेवल वो हमारे डान युआन रियलम के बराबर का है। मगर वो ड्रैगन मास्टर लियू से कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा था कि मैंने सारी के सारी लियू फैमिली को खत्म कर दिया है, सोचा नहीं था कि एक कौवा अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर मास्टर लियू वो मेंग जुआन से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ड्रैगन क्लैन के लोग हैं, ये लोग जूली को इसीलिए लेकर जा रहे हैं ताकि वो उसकी फिनिक्स ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सके और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में कन्वर्ट कर सके। अगर उन लोगों ने जूली की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया तो जूली जान से जा सकती है। मैं इस ओल्ड मास्टर को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ, तुम जूली को रिकवर करो, अगर मैं वापस ना भी आऊं तो भी जूली को लेकर यहाँ से दूर चले जाना। ये कहने के बाद वो अपना डिवाइन लॉर्ड सीक्रेट आर्ट टेक्निक को यूज करता है जो कि 1000 क्रो स्ले अटैक होता है और उसके जरिए वो एक जायंट क्रो बर्ड क्रिएट करता है जो कि बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है तो वो सीधा उस ड्रैगन से जाकर टकरा जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर पूरी फोर्स के साथ अटैक करते हैं, मगर मास्टर लियू यीबाई वो उस अटैक की डायरेक्शन कन्वर्ट करते ही वहां से एक अलग ही रास्ते की तरफ निकल जाता है और यहाँ पर मेंग जुआन को मौका मिल जाता है कि वो अब उस एग तक आराम से पहुंच सकता है। मगर जब वो उस एग की तरफ देखता है तो उसे वहां पर जूली दिखाई देती है। जूली वहां पर एक गहरी नींद में होती है और वो दोबारा से उसी विजुअल को देख रही होती है जो कि उसने पहले देखा था। वो दोबारा से उसी घर को देखती है जो कि जल रहा था, मगर उस जलते हुए घर के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जिसे देखते ही जूली अपनी मां कहकर पुकारती है और उसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।